जो लोग शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, उन्होंने शिक्षकों की भावनाओं के साथ केवल ठगैती किया है, खिलवाड़ किया है। तो शिक्षक का पुत्र होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं देखूँगा उन समस्याओं को तो पूरी बुलंदी से उनकी आवाज़ उठाऊँगा कि राजनीतिज्ञों को अपना परिचय देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो 15 साल मैंने सेवा दी है मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, शिवहर में और सीतामढ़ी के पेशेंट्स जो हमसे आकर के ट्रीटमेंट लिए हैं, तो उस वजह से मेरा उनके साथ एक डायरेक्ट सरोकार बना हुआ है। मैं कहीं भी जाता हूं तो मुझे रेपो बनाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कलेजा पर चढ़ जाएंगे, छाती तोड़ देंगे। तो सभ्य समाज में ऐसी भाषा के लिए कोई जगह नहीं है। भैया आप आंदोलन कीजिए और आप ही के पास है बजट तो आता होगा, आपको मालूम होता होगा कि आप डीओ से मिल करके डिस्कशन करके और पेमेंट क्लियर करवाइए। छाती पर चढ़ जाएंगे, ये लैंग्वेज फिर एक एक्टिंग है। तो इस तरह की सब भाषा का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में आप तमाम दर्शकों का मैं निशा श्री स्वागत करती हूं। और आज हम आपको मिलवाने के लिए जो आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो हैं डॉक्टर विमोहन कुमार, जिनसे हम आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं। और ये यहाँ पर आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं मुजफ्फरपुर में। और अभी भी जब हम इनका इंटरव्यू करने आए तो हम देख रहे थे कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनका तांता लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से हमको इनके इंटरव्यू करने का मौका मिल पाया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना बहुमूल्य समय निकालने। धन्यवाद। हम इसलिए आपका इंटरव्यू करना चाह रहे थे क्योंकि तिरहुत स्नातक का जो है वो चुनाव होने वाला है अगले साल, और उसमें आप भी भाग लेने जा रहे हैं। चिकित्सा का इतना महत्वपूर्ण काम होता है, ये अपने आप में एक समाज सेवा का काम है। फिर आपने राजनीति का रास्ता क्यों चुना? राजनीति एक नया रास्ता नहीं है। एक्चुअली जब आप एक चिकित्सक के रूप में पेशेंट का इलाज करते हैं तो एक इंडिविजुअल लेवल पर बीमारी का इलाज करते हैं। अगर राजनीति के थ्रू सामाजिक क्षेत्र में आप आते हैं तो उस बीमारी को आप सोशल लेवल पर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जगह मेल न्यूट्रिशन नहीं होगा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अच्छे से होगी, लोगों में शिक्षा होगी कि हाँ क्या करें क्या ना करें इससे स्वस्थ रहें। तो अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य के लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर अच्छा काम कर पाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों को उस लेवल पर भी सेटल किया जा सकता है। तो जो काम मैं प्राइमरी लेवल पर करता हूँ पेशेंट्स के साथ, अगर पॉलिटिक्स में आऊँगा तो सोशल लेवल पर उसको प्रयास करूँगा उस प्रॉब्लम का निदान करने का। बात भी सही है। और जहाँ तक अगर हम बात करें अपने पूरे प्रदेश की, तो शायद ऐसे ही विजनरी जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी ज़रूरत भी है। ऐसे में आपको इस तरह क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ दिखती? बेसिक चुनौती तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, क्योंकि हम लोग को ये बात दिल से माननी पड़ेगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब ये क्यों कॉम्प्रोमाइज्ड है, इस पे जड़ पर जाकर हमला करना है। और जो मेरा मेन आधार है कि जो मेरा मेन मुद्दा है, जिन मुद्दों पर मैं लड़ना चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन कर सकूँ, इसके लिए संघर्ष करना है। तीसरी बात कि जो स्नातक हो गए हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनको एक भत्ता मिलना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट का और अधिक ज़रिया हो, इसके लिए हम लोग टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सकता है। मैं जस्ट एक डाटा के रूप में बोलना चाहता हूँ कि पूरी इंडिया में जितने लोग आते हैं बाहर से हर साल, उससे 10 गुना ज़्यादा फ्रांस के एक छोटा सा शहर है पेरिस, उसमें जाते हैं। तो अगर हम लोग टूरिज़्म का लेवल बढ़ा सकें तो और बहुत हद तक एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हम लोग सेटल कर सकते हैं। तो ये कुछ आधारभूत विधियाँ हैं। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक विज़न चाहिए। अगर एक विज़न रहेगा, एक पैशन रहेगा, एक डिटर्मिनेशन रहेगा तो बिहार की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि मैं इस जर्नी में, इस रास्ते में एक भागीदार बन सकूं। बड़ी खूबसूरत बातें आपने कही। आपने पेरिस का रेफरेंस देते हुए कहा कि टूरिज़्म कितना बड़ा एक जॉब का जो साधन बन सकता है। लेकिन ये बात हो गई कि आने वाले समय में आप जो करेंगे, फ़िलहाल आप एक आईसीयू स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, अपनी चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहें तो आखिर ये डॉक्टर बनने का सफ़र आपने कैसे पूरा किया, इसके पीछे की क्या? पिताजी मेरे शिक्षक थे और सरकारी स्कूल में पापा पढ़ाते थे। मुझे और मेरी बहन को पापा अपने साइकिल से ले जाते थे। बहन मेरी आगे बैठती थी, मैं पीछे बैठता था। और रास्ते में पापा हमें मोटिवेट करते थे कि मेरा संघर्ष
मैंने जो भी मेहनत कर रहा हूँ वो सब इसलिए कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो पिताजी का संघर्ष देखकर हमें मोटिवेशन मिलता था कि माँ और पिताजी का नाम रोशन कर सकूँ। और 1977 में मेरा जन्म हुआ और उस समय की जो मिडिल क्लास परिवेश थे उसमें डॉक्टर और इंजीनियर सबसे दो ज़्यादा ग्लैमरस पोस्ट माना जाता था। तो डॉक्टर बनने का जो मेन प्रेरणा था वो ये था कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरे माँ पिताजी का नाम होगा। तो वो मेन मोटिवेशन था डॉक्टर बनने का। तो जिस दिन मेरा उस समय एक सीबीएसई मेडिकल होता था ऑल इंडिया लेवल पर, जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया, मेरा और मेरी बहन दोनों का एक ही बार में हुआ था, तो उस दिन जो मैंने अपने पिताजी की आंखों में खुशी देखी तो मुझे लगा कि अब तक मैंने जो मेहनत किया है वो सब सार्थक हुआ है। तो वो मेन मोटिवेशन था। आपने कहा आपके पिताजी शिक्षक थे, और अगर उस ज़माने में देखें, जाहिर सी बात है उस वक्त में तो शिक्षकों की माली हालत बहुत अच्छी नहीं होती थी, लेकिन सम्मान था। आज के रेट में हम देखें तो शिक्षकों की हालत वही है, कहीं ना कहीं जो सम्मान था वो भी घटते जा रहा है। ये सब लगता है कि ये सब चीज़ें भी बदलाव बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये भी है कि कोई भी काम होता है उसको शिक्षकों पर लाद दिया जाता है। और एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जो लोग शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं उन्होंने शिक्षकों की भावनाओं के साथ केवल ठगैती किया है, खिलवाड़ किया है। तो शिक्षक का पुत्र होने के नाते मेरे घर में जो माहौल था शिक्षा का, तो अगर मैं एमएलसी चुनाव जीतता हूं तो मेरा मेन मुद्दा शिक्षक ही रहेंगे। और एक मेरा कहना ये है कि एक रेबल चाहिए, एक विद्रोही चाहिए जो स्टेज पर खड़ा होकर के बुलंद आवाज़ में शिक्षकों की मांग उठा सके। तो शिक्षक का पुत्र होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं देखूँगा उन समस्याओं को तो पूरी बुलंदी से उनकी आवाज़ उठाऊँगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य आधारभूत समस्याएं हैं, तो शिक्षकों की प्रॉब्लम का समाधान किए बिना बिहार के शिक्षा के स्तर को नहीं सुधारा जा सकता है। और जब तक वो नहीं सुधारा जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा, तब तक जो बच्चे निकलेंगे क्लास 12 पास करके वो उतने एजुकेटेड नहीं होंगे। मतलब कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन का जो माहौल है वो बाकी जगह से बहुत कमज़ोर है। तो शिक्षकों को उनके हिसाब से उनका जो मानदेय है, उनकी सैलरी है, उनकी छुट्टियां हैं, वो सब प्रॉब्लम सेटल कीजिए। शिक्षक मेहनत करके बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं ताकि यहाँ के बच्चे भी और अच्छे, सरकारी स्कूल से बच्चे और अच्छे करके निकलें। वो प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे निकलते हैं वैसे सरकारी स्कूल से भी निकल सकते हैं। तो उसके लिए माहौल बनाने की ज़रूरत है। तो शिक्षा और शिक्षकों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है हम लोगों को। ठीक है, विजन की बात तो हो गई, लेकिन जो हम एक बहुत बड़ी चुनौती देखते हैं जब भी कोई चिकित्सक, अच्छे चिकित्सक, मैं इसमें आपके साथ उपमा लगा रही हूँ इसके, क्योंकि अच्छे चिकित्सक होते हैं उनका समय बहुत व्यस्त होता है, लगातार पेशेंट्स उनके पास आते हैं। ऐसे में राजनीति जो कि कम्प्लीटली लोगों से जुड़ने का काम है, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। कैसे बैलेंस कर पाएंगे? बैलेंस मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है कि राजनीतिज्ञों को अपना परिचय देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो 15 साल मैंने सेवा दी है मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, शिवहर में और सीतामढ़ी के पेशेंट्स जो हमसे आकर के ट्रीटमेंट लिए हैं, तो उस वजह से मेरा उनके साथ एक डायरेक्ट सरोकार बना हुआ है। मैं कहीं भी जाता हूं तो मुझे रेपो बनाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाकी राजनीतियों को चाय का पैसा अपनी जेब से देना पड़ता है। मैं जहां जाता हूं वो लोग खुद चाय पिलाते हैं और सम्मान देते हैं मुझे। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले लिखा था कि जो सम्मान और जो प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है चारों डिस्ट्रिक्ट में, सीतामढ़ी में, शिवहर में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, तो ऐसा लगता है मेरे कई पूर्व जन्मों का पुण्य है जो ऐसा प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और प्लस सोशल मीडिया का भी एक माध्यम है जिसके थ्रू मैं अपनी बातें चारों डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाने में सफल रहा हूं। तो शायद इसी वजह से आपके पास भी इन्फॉर्मेशन गया है। जब आप सोशल मीडिया की बात कह रहे हैं, इस पहचान और नाम की बात कर रहे हैं, तो हमने अभी हाल के ही विधानसभा चुनाव में देखा कि किस तरह से धाराशायी होता है सोशल मीडिया की पब्लिसिटी या फिर जो जनरल पब्लिसिटी है, और राजनीति बिल्कुल एक अलग खेल है, ये हमने देखा। चूंकि अभी हमारे पास तुरंत का उदाहरण है, इसको पाटने के लिए आप क्या? एक सिंपल बात है मैडम कि अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा ना, अगर पेड़ का जड़ मजबूत होगा तो पेड़ को तूफान हिला नहीं सकता है। मैं जो सोशल मीडिया पर लिखता हूँ डंके की चोट पर इसलिए लिखता हूँ क्योंकि उस बात में सच्चाई है। मैंने 15 साल जो सेवा दी है लोगों की, उस बेसिस पर मैं लिखता हूँ। तो उस पेड़ को हवा के झोंके नहीं धराशायी कर सकते हैं, तो उसमें सच्चाई है। और इसलिए सोशल मीडिया, और लोग जानते हैं इस बात को, इसलिए जो बातें मैं सोशल मीडिया पर लिखता हूँ
उन बातों को लोग देखते हैं और मेरी पहचान उससे बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। सोशल मीडिया में मेरी बातों को धराशायी नहीं किया जा सकता। तो ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्चुअली मैंने चुनाव लड़ने का, राजनीति में आने का, तो मैंने बताया आपको कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन कर सकूं, ऐसी मेरी परिकल्पना है। क्योंकि मैंने अपना MBBS कैलिकट मेडिकल कॉलेज केरल में किया है, जहां का स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों हिंदुस्तान में बेस्ट है। और मैं वहां से मोटिवेटेड हुआ कि कितना बढ़िया वहाँ का प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सदर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज रन करता है। और उसमें एक तरह से एक चैनल है कि कोई पेशेंट आया, सपोज कीजिए एक ब्रेन ट्यूमर का ही पेशेंट आया, अगर PHC में गया है तो उसको मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा, वहाँ पर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में जाएगा, न्यूरो सर्जन उसका ऑपरेट करेंगे और पेशेंट ठीक होकर घर जाएगा। तो वो जो अकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट है, मैं वहाँ लाना चाहता था। ठीक है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का जो निर्णय था, वो मेरा रीजन था पॉलिटिक्स में आने का। MLC में मैं इसलिए आया कि जो प्रेजेंट MLC है, उनके काम को देख करके मैं बड़ा इरिटेट हुआ। क्योंकि पिछले बार जो मास्टर लोगों ने, शिक्षकों ने अपनी जेब से पैसा खर्च करके, चंदा लगा करके उनको जिताया, तो एक जमात बना था मास्टर जमात, तो मास्टर जमात ने उनको जिताया था, तो उनको मास्टर जमात की राजनीति करनी थी। तो अभी मैं देखता हूँ कि वो किसी और जमात की राजनीति करने में लग गए हैं, जो वहाँ मास्टर गॉन हो गया है। ठीक है, और मास्टरों का जो प्रॉब्लम था, शिक्षकों की जो समस्याएं थी, उन पर उनका कंसंट्रेशन था 0%। अब उस समय भावना में रो करके उन्होंने वोट लिया, मास्टर लोग भी भाव विवल होकर उन्होंने पूरा वोट दे दिया। अब फिर एक नया तमाशा सुनने में आया कि करेजा पर चढ़ जाएंगे, छाती तोड़ देंगे। तो सभ्य समाज में ऐसी भाषा के लिए कोई जगह नहीं है। भैया आप आंदोलन कीजिए, और आप ही के पास है बजट तो आता होगा, आपको मालूम होता होगा कि आप DO से मिल करके डिस्कशन करके और पेमेंट क्लियर करवाइए। छाती पर चढ़ जाएंगे, ये लैंग्वेज फिर एक एक्टिंग है। तो इस तरह की सब भाषा का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। लोग ऐसे होने चाहिए जो एक विज़न लेकर के, एक ड्रीम विज़न लेकर के काम कर सके। क्योंकि एक बंदा भी अगर ड्रीम के साथ काम करेगा तो बाकी लोग भी फोर्स हो जाएंगे कि नहीं भैया, एक बंदा ऐसे काम कर रहा है तो हमको भी जनता उसी स्केल से फिर नापेगी। तो एक अच्छे बंदे का चुनाव क्षेत्र में आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अच्छा काम करेगा तो बाकी जनप्रतिनिधियों पर भी प्रेशर बढ़ेगा कि हम भी अच्छा काम करें, वरना जनता उस स्केल से हमें नापेगी और हमें किक आउट कर देगी। तो ये सारे विजन हैं, जैसा डॉक्टर अभी हमने विमोहन कुमार ने हमें बताया कि क्या है उनका विजन, राजनीति में क्यों आना चाहते हैं चिकित्सा सेवा के बाद। इन तमाम बातों को हमने सुना, और जो भी चुनौतियां आप देख रहे हैं और जिस तरह का बिहार के लिए आपका विजन है, खास करके जो आपने केरल का रेफरेंस दिया कि हम जानते हैं कि वहाँ 100% शिक्षा हुआ करती थी, और हम जानते हैं कि वहाँ के सरकारी स्कूल में भी ऐसी शिक्षा है कि वहाँ के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बराबर की उनको। इन सारी बातों को हमारे सामने रखने के लिए और बिहार की जनता को एक आशा, इतनी खूबसूरत आशा देने के लिए आपको बहुत नमस्कार, धन्यवाद। इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।